एवरीवन, वेलकम टू ध्रुव डी एजुकेशन चैनल। और आज की क्लास में शुरू करेंगे इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, और जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगी। जो आने वाला ईपीएफओ का एग्ज़ाम है 2 जुलाई को, डेट भी उसकी डिक्लेयर होगी है, उसके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है पॉलिटी। और पीसीएस का एग्ज़ाम भी है 14 मई का, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर रिवीजन कर लेंगे इसका आप तो अच्छे से, मतलब पॉलिटी का आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा इन नोट्स के थ्रू, ठीक है। और जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं इन फ्यूचर 2023 में, जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं 24 में भी, क्योंकि पॉलिटी ऐसी चीज़ है, ये स्टैटिक जीके है, एक तरह से बेसिक है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, बार बार वही फैक्ट आपको लर्न करने पड़ेंगे, तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो शुरू कर लेते हैं। आज चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे और इसमें पढ़ेंगे हम संविधान का निर्माण। इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे और जो फैक्ट हैं इंपॉर्टेंट, वे सारे के सारे हम रिवीजन करेंगे। सबसे पहले संविधान सभा की मांग। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिशा निर्देशों की आवश्यकता होती है, और इन दिशा निर्देशों का स्रोत उस संविधान से प्राप्त होता है ना। किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ दिशा निर्देश तो चाहिए भाई, किस डायरेक्शन में चलाना है कंट्री को, तो उसके लिए संविधान की ज़रूरत पड़ती है। यदि भारत के संदर्भ में देखें तो भारतीय संविधान न तो किसी संयोग की उत्पत्ति है और न ही ये किसी क्रमिक विकास का परिणाम है। भारतीय संविधान की रचना एक संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में विचार विमर्श के उपरांत की गई थी, ठीक है। किसने करी थी संविधान सभा की रचना? संविधान निर्मात्री सभा ने करी थी। टाइम कितना लिया था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। इसे एक निश्चित तिथि 26 नवंबर 1949 को मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था, और इसे एक निश्चित तिथि 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया गया था, ठीक है भाई। जिस चीज़ को अंडरलाइन कर रही हूँ वो एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संविधान सभा की मांग। भारत में स्वाधीनता की मांग में ही संविधान बनाने की मांग छिपी थी, ठीक है। स्वाधीनता की मांग में संविधान की मांग छिपी थी। 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किए गए स्वराज्य विधेयक में भारत के लिए संविधान बनाने हेतु एक संविधान सभा को गठित करने की मांग की गई थी। स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार हुआ था? बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में 1895 में, और इसमें ही संविधान सभा को गठित करने की मांग उठाई गई थी। वर्ष 1922 में महात्मा गांधी ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। 1924 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी द्वारा दिया गया था। स्वराज पार्टी ने सबसे पहले दिया था संविधान सभा का विचार 1924 में। 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. रॉय के द्वारा रखा गया था। सबका ध्यान रखना है, 24 में किसने रखा था, 34 में किसने बताया था। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार भारत के संविधान के निर्माण हेतु आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। कांग्रेस ने करी थी 1935 में। 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया कि एक स्वतंत्र देश के लिए संविधान निर्माण का एकमात्र तरीका संविधान सभा है, ठीक है। ये कांग्रेस के अधिवेशन में कहा गया। कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि हम एक ऐसी संविधान सभा चाहते हैं जो भारतीय मस्तिष्क और वास्तविक दर्पण हो, ठीक है भाई। स्टेटमेंट ध्यान रखना, स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1940 में इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया था 1940 में, और इसको अगस्त प्रस्ताव कहा गया था। इसमें संविधान सभा के गठन की जो मांग थी उसको स्वीकार कर लिया गया था सैद्धांतिक रूप से। 1942 में क्रिप्स योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ये कहा गया था क्रिप्स योजना में 1942 में, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के लिए एक संविधान तैयार करेगी। लेकिन कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने क्रिप्स योजना को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यह किसी भी प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता की बात नहीं करती थी। इसमें बात हुई थी संविधान सभा के गठन की। क्रिप्स योजना को भविष्य का वादा करार दिया गया और गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा।
संविधान सभा का गठन देखो अब। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और जिसमें सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया गया। ब्रिटिश प्रांतों में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर हुआ। जो संविधान सभा के सदस्य थे उनका चुनाव हुआ था आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पे और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर। संविधान सभा का गठन अंशतः निर्वाचित था ब्रिटिश प्रांतों से और अंशतः नामित सदस्य थे रियासतों के प्रमुख द्वारा तय किया गया था। ब्रिटिश प्रांतों में संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन वहाँ की विधायिका से हुआ था। जो ब्रिटिश प्रांत थे वहाँ से जो सदस्यों का चुनाव किया गया था, निर्वाचन हुआ था, वहाँ विधायिका से हुआ था। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। देशी रियासतों को आवंटित 93 सीटें नहीं भर पाई थी क्योंकि उन्होंने संविधान सभा से अलग रहने का फैसला किया था। संविधान सभा की संरचना देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित की गई थी। इस मिशन का प्रस्ताव था कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होना चाहिए। इस आधार पर संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे और जिसमें प्रांतों से कितने थे? 296 सदस्य। देशी रियासतों से थे 93 सदस्य। जुलाई 1946 में प्रांतीय चुनाव हुए। 1946 में कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार इसमें कांग्रेस को 208 स्थान प्राप्त हुए जबकि मुस्लिम लीग को 73 स्थान प्राप्त हुए और पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी और बंगाल की कृषक प्रजा पार्टी इनको एक एक स्थान प्राप्त हुआ। संविधान सभा में दलीय स्थिति क्या थी भाई? कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीट मिली थी 208, मुस्लिम लीग को 73, यूनियनिस्ट पार्टी को 1 और यूनियनिस्ट मुस्लिम को 1, कृषक प्रजा पार्टी ने को 1 मिली और यूनियनिस्ट अनुसूचित जातियां 1, अनुसूचित जाति परिसंघ 1, सिख 1, साम्यवादी को भी 1 मिली और निर्दलीय को 8 मिली। ठीक है, तो टोटल कुल सीट कितनी थी? 296। इसमें हमें इन दोनों का ज़्यादा ध्यान रखना है। संविधान सभा की कार्यवाही 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित हुई। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया था। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी, तो ध्यान रखना 9 दिसंबर 1946 को। वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति फ्रेंच परंपरा के अनुसार की गई थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष तथा HC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी को उपाध्यक्ष चुना गया था। ठीक है भाई, अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा और फिर बाद में 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बन गए थे संविधान सभा के और बाकी जो उपाध्यक्ष बने थे वे थे HC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी। उद्देश्य प्रस्ताव। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के ऐतिहासिक प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। इसमें संविधान की संरचना के मूल तत्व और दर्शन निहित थे। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। कब? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को किसने स्वीकार किया था? संविधान सभा ने। ठीक है भाई, जवाहरलाल नेहरू ने तो कब प्रस्तुत कर दिया था? 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन संविधान सभा ने स्वीकार किया था 22 जनवरी 1947 को। वर्तमान में भारतीय संविधान की उद्देशिका इसी उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 देशी रियासतों और बचे हुए मुस्लिम लीग इंडियन डोमिनियन से के सदस्य धीरे धीरे संविधान सभा से जुड़ने लगे थे और 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना को स्वीकृति मिली थी। यह योजना भारत के विभाजन हेतु थी। ठीक है भाई, और इसकी डेट भी ध्यान रखनी, 3 जून 1947 माउंट बेटन योजना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने संविधान सभा की स्थिति में 2 बदलाव किए थे। एक तो संविधान सभा एक संप्रभु संस्था बन गई जो स्वेच्छा से संविधान का निर्माण कर सकती थी। संविधान सभा को 2 प्रकार के कार्य सौंपे गए थे। दोनों कार्यों को अलग अलग रूप से करना था। क्या? एक तो भारत के लिए आम कानून का निर्माण करना, अंतरिम संसद का कार्य वह उन्हें लागू करना, और जीवी मावलंकर की अध्यक्षता में पहले लोकसभा का गठन हुआ था। मतलब ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने थे जीवी मावलंकर। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण करना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। ये दोनों कार्य 26 नवंबर 1949 तक जारी रहे। ठीक है भाई, ये दोनों काम किसको दिए गए थे? संविधान सभा को ही दिए गए थे, एक काम दोनों उस टाइम पे। संविधान सभा से मुस्लिम लीग के सदस्य अलग हो गए थे और संविधान सभा की सदस्य संख्या अब 389 से घटकर 299 रह गई थी।
संविधान सभा के क्या क्या कार्य थे? संविधान सभा द्वारा 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता हेतु स्वीकृति प्रदान की गई और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। दोनों ही डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को, और राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। यद्यपि इसी संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से लेकर आम चुनावों के बाद नई संसद के गठन मई 1952 तक अंतरिम संसद के रूप में काम किया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक थी लेकिन काम किया था अंतरिम संसद के रूप में 1952 तक। संविधान निर्माण में कुल कितने सत्र हुए थे? 11 सत्र हुए थे। समय लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ये संविधान के निर्माण में टाइम लगा इतना। समितियां देखते हैं उनकी, और उनकी अध्यक्षता किसने करी थी? संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और राज्य समिति। इनके अध्यक्ष थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इससे रिलेटेड प्रांतीय संविधान समिति से संबंधित थे पटेल, सरदार पटेल, प्रांतीय पटेल। ठीक है। प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर थे। मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो परामर्श समिति बनी थी उससे भी रिलेटेड थे सरदार पटेल। संविधान सभा की सभी समितियों में प्रारूप समिति सबसे इम्पोर्टेंट है और इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और इसमें 7 सदस्य शामिल थे प्रारूप समिति के अंदर। ठीक है। गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। संविधान का अंगीकरण। संविधान के प्रारूप के प्रत्येक प्रावधान पर चर्चा के बाद इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और इस समय उसमें उद्देशिका 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। जिस टाइम पे 26 नवंबर 1949 को संविधान के प्रारूप को क्या करा गया? अपनाया गया था और इस समय इसमें उद्देशिका थी और 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। संविधान के पूर्ण रूप से अधिनियमित होने के बाद इसकी उद्देशिका को लागू किया गया था। संविधान का प्रवर्तन। संविधान के कुछ प्रावधान तो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। इसमें नागरिकता आता है, चुनाव, तदर्थ, संसद, अस्थायी और परिवर्तनशील नियम और छोटे शीर्षकों से जुड़े हुए कुछ प्रावधान थे और ये सारे अनुच्छेद थे। ये सब लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 को। ठीक है भाई, सारे अनुच्छेद देख लेना, ये सब इम्पोर्टेंट हैं। और संविधान के शेष प्रावधान जो थे ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे, क्योंकि इसी दिन 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। इसी दिन को संविधान के प्रारंभ के दिन तथा गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। क्यों मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को हम? मतलब कि हमने अपना संविधान इसी दिन लागू करा था, तो इसलिए लागू करा था और इसीलिए हम इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। संविधान के लागू होने के बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 ये निरस्त हो गए थे जैसे ही संविधान लागू हुआ था उसके बाद में। और यद्यपि एबोलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949 लागू रहा था, ये वाला एक्ट तब तक लागू था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में इनसे क्वेश्चन बनते हैं। संविधान सभा का चिन्ह क्या था? हाथी था। सर V.N. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। V.N. राव। H.V.R. आयंगर जो थे संविधान सभा के सचिव थे। सीधा पूछ लेंगे संविधान सभा के सचिव कौन थे, तो ध्यान रखना है आयंगर। S.N. मुखर्जी संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे, चीफ ड्राफ्टमैन। मुख्य प्रारूपकार कौन थे? मुखर्जी। प्रेम बिहारी रायजादा संविधान के सुलेखक थे और नंदलाल बोस और B.R. सिन्हा द्वारा संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण व सजावट का कार्य किया गया था। सजाने का काम किसने करा था? नंदलाल बोस ने और B.R. सिन्हा ने। बसंत कुमार वैद्य ने संविधान के मूल संस्करण का हिंदी सुलेखन किया था। ठीक है भाई, हिंदी सुलेखन बसंत कुमार वैद्य ने किया था। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। चैप्टर फिनिश हो गया, क्वेश्चंस देखते हैं। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम में बंगाल के गवर्नर जनरल को
नामित किया गया था? तो बंगाल का गवर्नर जनरल नामित हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, ठीक है, 1773। संवैधानिक विकास, लोक सेवा विकास और संस्थाओं का विकास भारत में किसके शासनकाल में हुआ था? ये तो ये सब हुआ था ब्रिटिश शासनकाल में। किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो यह अधिनियम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ये था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे एलिजा इम्पे। निम्न कथनों में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के बारे में सत्य है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ये भी सही है। और बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में बदल दिया गया था। जो गवर्नर जनरल का पद था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो दोनों ही सही हैं, इसका सी आंसर हो गया है। नेक्स्ट है, किस ब्रिटिश अधिनियम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दे दिया था? तो ये मिला था इसको चार्टर एक्ट 1793 से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दे दिया गया था चार्टर एक्ट 1793 के द्वारा। तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब देखेंगे चैप्टर सेकंड। इसमें आए हैं संविधान की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है भाई। संविधान का गठन देख लिया है, संरचना देख ली है, अब देखेंगे हम विशेषताएं क्या हैं। भारतीय संविधान केवल एक संविधान नहीं है, वरन देश की संवैधानिक और प्रशासनिक पद्धति के महत्वपूर्ण पहलुओं से संबंधित एक विस्तृत वैज्ञानिक संहिता भी है। भारत का संविधान अनेक दृष्टियों से एक अनुपम एवं व्यापक संविधान है। भारतीय संविधान में अनेक ऐसे विशिष्ट लक्षण हैं जो इसे विश्व के अन्य संविधानों से पृथक पहचान प्रदान करते हैं। यहाँ प्रमुख विशेषताओं का अर्थ मूल संरचना से है, और मूल संरचना संविधान के वे उपबंध हैं जिनका संशोधन नहीं किया जा सकता है। मूल संरचना का संशोधन नहीं किया जा सकता है। यह सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 13 सदस्य संविधान पीठ द्वारा दिया गया था, और इनके अनुसार संसद द्वारा किसी भी स्थिति में संविधान की मूलभूत संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता है। केशवानंद भारती केस में कहा गया था ये कि संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 संविधान में अब तक का सबसे व्यापक संशोधन है ये, और इसको लघु या मिनी संविधान भी कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 को। संविधान की प्रमुख विशेषताएं या रूपरेखा। लिखित और विशाल संविधान है। भारतीय संविधान विश्व के सभी लिखित संविधानों में सबसे विशाल है। भारत की मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। मूल संविधान की अगर बात करेंगे, ठीक है। वर्तमान में इसमें एक प्रस्तावना, 22 भाग और 470 अनुच्छेद हैं और 22 अनुसूचियां हैं। अगर मूल संविधान में पूछेंगे तो बताना है 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी। और अगर एट प्रेजेंट की बात करें तो बताना है कि एक प्रस्तावना है, 22 भाग हैं, 470 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं इसके अंदर। भारतीय संविधान के अत्यधिक विशाल होने के अनेक कारण हैं, जैसे केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान का होना, जबकि अमेरिका में केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग संविधान हैं। एक अन्य प्रमुख कारण यह भी है कि संविधान निर्माताओं ने विभिन्न स्रोतों और विश्व के अन्य संविधानों के उपबंधों से प्रेरित थे, ठीक है। जो हमारे संविधान निर्माता थे वे अलग अलग स्रोतों से और जो इसके संविधान थे उनके उपबंधों से प्रेरित थे। तो जो जो चीज़ें उन्हें अच्छी लगी वो उन्होंने सब अपने संविधान के अंदर इंक्लूड कर ली थी। संविधान निर्माताओं ने प्रशासनिक विषयों से संबंधित उपबंधों के निर्माण में भारत सरकार अधिनियम 1935 का अनुसरण किया था, प्रशासनिक विषयों से संबंधित उपबंधों के लिए। अब देखो संविधान के विभिन्न स्रोत देख लेते हैं, कहाँ से हमने क्या लिया है। भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने क्या क्या लिया है। संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका 1935 के अधिनियम से ली है, लोक सेवा आयोग और प्रशासनिक विवरण, ठीक है भाई, प्रशासनिक विवरण, ठीक है। ये सब हमने कहाँ से लिया है, 1935 के भारत शासन अधिनियम से। संघीय तंत्र ये इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन का संविधान, यहाँ से क्या लिया है हमने, संसदीय शासन पद्धति ली है, विधि का शासन लिया है, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय प्रणाली और रिट जारी करने का अधिकार। ये सब हमने कहाँ से लिया है,
ये लिया है सब ब्रिटेन से। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार और स्वतंत्र न्यायपालिका। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी अमेरिका से लिया गया है। और न्यायिक समीक्षा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना, उपराष्ट्रपति का पद और संविधान की सर्वोच्चता, ये सब हमने अमेरिका से लिया है। ठीक है भाई। आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए हैं राज्य के। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि के क्षेत्रों में। तो ये हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड के संविधान से। इसमें इंपॉर्टेंट है नीति निर्देशक तत्व। दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया, ये हमने कहाँ से लिए? दक्षिण अफ्रीका से। ऑस्ट्रेलिया का संविधान के प्रस्तावना की भाषा ली है यहाँ से हमने। और समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र राज्यों के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन, ये सब हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है भाई। व्यापार, वाणिज्य और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। कनाडा का संविधान, यहाँ से क्या लिया है? शक्तिशाली केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ का केंद्र में निहित होना। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना और केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदायी अधिकार। तो ये सब हमने कनाडा से लिया है। जर्मनी का वाइमर संविधान, यहाँ से हमने आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। ठीक है, ये है जर्मनी के वाइमर के संविधान। जर्मनी का जो वाइमर संविधान है वहाँ से लिया गया है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जो किया जाता है। यूएसएसआर का संविधान, यहाँ से क्या लिया? मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श। ठीक है भाई, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जोड़े गए हैं प्रस्तावना के अंदर, वो हमने कहाँ से लिए हैं? यूएसएसआर के संविधान से। फ्रांस का संविधान, गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श का सिद्धांत हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। ठीक है। जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है। आप देखते हैं संविधान के भाग और उसके स्रोत। संविधान का जो संरचनात्मक भाग है वो तो है भारत शासन अधिनियम 1935, ये तो है संरचनात्मक भाग। जो संविधान का दार्शनिक भाग है वे कौन कौन से हैं? मौलिक अधिकार हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, और ये हमने कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से और आयरलैंड से। ठीक है, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। और ये है दार्शनिक भाग संविधान के। संविधान का राजनीतिक भाग कौन सा है? ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। कठोरता और लचीलापन, भारतीय संविधान ना तो कठोर है ना ही लचीला है, बल्कि दोनों का मिश्रण है। संविधान के कुछ भागों को संसद के साधारण बहुमत से संशोधित किया जाता है। उदाहरण स्वरूप नवीन राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों का पुनर्गठन और भारतीय नागरिकता संबंधी प्रावधानों में परिवर्तन आदि कार्य संसद साधारण बहुमत से कर सकती है, जो नम्यता का प्रतीक है। वहीं दूसरी ओर अनुच्छेद 368 के अनुसार कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के समस्त सदस्यों का बहुमत और उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी आवश्यक है। और ये किसके लिए चाहिए? राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि में, राज्यों के संसद में प्रतिनिधि आदि। यह व्यवस्था निश्चित रूप से कैसी है? कठोर है। इस प्रकार भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। अतः भारतीय संविधान न ही अमेरिकी संविधान की भांति अत्यधिक कठोर है और न ही ब्रिटिश संविधान की भांति अत्यधिक लचीला है। भारतीय संविधान में 105 संशोधन किए जा चुके हैं, जो संविधान की लोचशीलता को दर्शाते हैं। मतलब संशोधन करते रहते हैं इसके अंदर जहाँ जरूरी है। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ कैसी है? संघीय व्यवस्था है भारत के अंदर। संघीय व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं भाई? एक तो 2 सरकारों की व्यवस्था है ये, यहाँ राज्यों में अलग है, केंद्र में अलग है ना। शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान है, द्विसदनीय प्रणाली है, विधानसभा लोकसभा सेंटर में तो है ना, और राज्यों में क्या होती है? विधान परिषद और विधानसभा और विधान परिषद होती है, और सेंटर में लोकसभा और राज्यसभा होती है। संविधान की सर्वोच्चता, ये सब संघीय सरकार की विशेषताएं हैं। एकात्मक प्रणाली की क्या है? शक्तिशाली केंद्र है, एकल संविधान है, एकल नागरिकता है, एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान। ये क्या है? एकात्मक प्रणाली की विशेषताएं। शासन की संसदीय व्यवस्था, भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली के ऊपर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को प्राथमिकता दी है। हमने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को प्राथमिकता दी है अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली के ऊपर।
लेकिन ये कहना उचित नहीं होगा कि भारत में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को पूर्ण रूप से अपना लिया गया है। दोनों के संविधान में अनेक मूलभूत अंतर पाए जाते हैं। जैसे ब्रिटेन में वंशानुगत राजा होता है जो राजतंत्र को प्रदर्शित करता है, जबकि भारत में निर्वाचित राष्ट्रपति वाला गणराज्य है। ठीक है, ब्रिटेन का संविधान एकात्मक है जबकि भारतीय संविधान संघीय है। ये अंतर बता रहे हैं भारत और ब्रिटेन में, है ना। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, भारत का लिखित संविधान है। वह जब अतः भारत की संसद संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है, संसद संपूर्ण प्रभुत्व नहीं, मतलब संसद जो है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है। इसके द्वारा बनाए गए कानून या विधान का न्यायिक पुनरीक्षण हो सकता है संसद का। यहाँ पे संसद सर्वोच्च है, हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है। शासन की संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं क्या है? राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका, प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका होती है, राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका होती है, प्रमुख बहुमत पार्टी का शासन, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता और निचले सदन का विघटन। ये सब है संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय देख लेते हैं अब। संसद की संप्रभुता का विचार ब्रिटिश संसद से आया है कि संसद सर्वोच्च है, जबकि न्यायिक सर्वोच्चता का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संसदीय संप्रभुता के ब्रिटिश सिद्धांत और न्यायिक सर्वोच्चता के अमेरिकी सिद्धांत के बीच एक उचित समन्वय को प्राथमिकता दी है। ब्रिटेन में व्यवस्थापिका सर्वोच्च है, इसके द्वारा निर्मित किए गए कानून को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है ब्रिटेन के अंदर। अमेरिका के अंदर न्यायपालिका सर्वोच्च है, अतः न्यायालय संविधान का रक्षक और अभिभावक है। लेकिन भारत में संसद तथा उच्चतम न्यायालय दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च है। संसद अपने क्षेत्र में सर्वोच्च है और सुप्रीम कोर्ट अपने क्षेत्र में सर्वोच्च है। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय देश की एकीकृत न्यायिक प्रणाली के शीर्ष पर है और इसके बाद राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है। पहले सुप्रीम कोर्ट और फिर क्या है, हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय के नीचे अधीनस्थ न्यायालय आते हैं, अन्य निचली अदालतें जैसे जिला अदालत हो गया, है ना। और सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों और संविधान का रक्षक है। भारत के संविधान में एकात्मक और संघात्मक सरकार की विशेषता पाई जाती है। भारतीय संविधान में शासन की सुविधा के लिए देश को कई भागों में बांट दिया गया है। इकाइयों में केंद्रीय शासन और इकाइयों के बीच जो आपसी संबंध होता है उसी के अनुसार एकात्मक और संघात्मक सरकारों का निर्माण होता है। एकात्मक सरकार में राज्य की समस्त शासन शक्ति केंद्र में होती है। संपूर्ण देश के लिए एक कार्यपालिका होती है, एक विधानपालिका होती है और एक ही न्यायपालिका होती है। जहाँ एकात्मक सरकार होती है वहाँ एकात्मक सरकार के समानांतर दूसरी व्यवस्था संघात्मक सरकार है, जिसमें राज्यों का एक संघ होता है। भारतीय संविधान कैसा है? संघीय संविधान है भारतीय संविधान, क्योंकि ये दोहरे शासन तंत्र की स्थापना करता है। केंद्र में राष्ट्रीय सरकार है और उसके चारों राज्य सरकारें हैं जिनसे भारतीय संघ का निर्माण होता है। ठीक है भाई, केंद्र में अलग सरकार है मोदी जी की और अलग अलग राज्यों में सबके अलग अलग सरकार है। मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान का भाग 3 भाग भी ध्यान रखना है। अनुच्छेद 12 से 35 सभी नागरिकों को 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। कौन कौन से? समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है अनुच्छेद 29 से 30 तक और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में। ठीक है, यदि किसी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाता है तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पर सीधे उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। अगर किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो उसको ये अधिकार मिला हुआ है। अनुच्छेद भी ध्यान रखना कौन सा है? 32। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश और निर्देश दे सकते हैं। न्यायालय कई प्रकार की विदेश आदेश जारी करते हैं जिन्हें प्रादेश या रिट कहते हैं। कौन कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडेमस, निषेध आदेश प्रोहिबिशन, अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो और उत्प्रेषण रिट सेरेरियो। ठीक है, ये सारे के सारे ये रिट जारी करते हैं उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। राज्य की नीति निर्देशक तत्व देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लेख किया गया है।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए हैं। यद्यपि मौलिक अधिकारों के विपरीत राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। इसका तात्पर्य है कि संविधान का एक हिस्सा है, एक ऐसा हिस्सा है ये जिन्हें न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, मतलब ज़बरदस्ती लागू नहीं करा सकते तुम इन्हें। मिनर्वा मिल्स मामला था 1980 का। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारतीय संविधान की स्थापना मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के बीच संतुलन की आधारशिला पर की गई है, कि दोनों के बीच संतुलन की आधारशिला पे की गई है संविधान की स्थापना, भारतीय संविधान की स्थापना। ठीक है भाई, ध्यान रखें कौन सा केस था, मिनर्वा मिल्स केस था 1980 का। अब आए मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के बाद वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। छोटे छोटे क्वेश्चन है, वन वर्ड। ये देखो स्वर्ण सिंह समिति हुआ वर्ष 1976, इनसे क्वेश्चन बन जाते, समिति का ही नाम पूछ लेंगे और सन पूछ लेंगे, कौन सा सन था जब मौलिक कर्तव्य कौन से सन में जोड़े गए थे, कौन सी समिति के द्वारा जोड़े गए थे, कौन सा संवैधानिक संशोधन था जिसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को, मतलब जिसमें मौलिक कर्तव्यों में एक एडिशन किया गया था। मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस यहीं से ही बन जाते हैं। जैसे 86वें संवैधानिक संशोधन था 2002 का, इसमें एक और मौलिक कर्तव्य ऐड कर लिया गया था। मौलिक कर्तव्यों को भी न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, ये भी वाद योग्य नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य। संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। धर्मनिरपेक्ष से तात्पर्य कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान होंगे। अतः धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी धर्म का विरोध नहीं करता और न ही किसी धर्म के प्रति ये उदासीन होता है, बल्कि धार्मिक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाता है। भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष के स्थान पर पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है, जिसका तात्पर्य क्या है, संविधान किसी पंथ, जाति या संप्रदाय के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। 61वें संवैधानिक संशोधन 1988 के द्वारा मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया है, 68 वर्ष कर दिया गया है। संवैधानिक संशोधन का ध्यान रखेंगे कौन सा था, 61वां, और सन भी ध्यान रखना 1988। एकल नागरिकता। भारत का संविधान सभी नागरिक को भारत के लिए एकल नागरिकता की व्यवस्था करता है। इसके विपरीत अमेरिका में व्यक्ति के पास 2 नागरिकताएं होती हैं, एक तो राष्ट्र की होती है और दूसरी राज्य की। हमारे यहाँ केवल राष्ट्र की नागरिकता होती है, हम केवल भारतीय हैं। हम ये नहीं है कि हम उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं या हम बिहार में रहने वाले हैं तो हमारी नागरिकताएं अलग अलग हैं राज्य के हिसाब से। हमें केवल एक राष्ट्र की नागरिकता मिली हुई है, वो है हम इंडियन हैं सब। स्वतंत्र निकाय। भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करने हेतु संविधान में कुछ स्वतंत्र निकायों की व्यवस्था की गई है। उदाहरण के लिए जैसे चुनाव आयोग है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, संघ लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, ये सब क्या है, स्वतंत्र निकाय हैं। आपातकालीन प्रावधान। 3 प्रकार के आपातकालों का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंदर है, राष्ट्रपति शासन 356 में है और अनुच्छेद 365 के अंदर है, और वित्तीय आपातकाल है अनुच्छेद 360 के अंदर। आपातकाल के दौरान संघीय संरचना बिना किसी औपचारिक संशोधन के परिवर्तित हो जाती है और देश की पूरी शासन व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन हो जाती है। त्रिस्तरीय सरकार है। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन 1992 के माध्यम से 3 स्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया है, जो विश्व के किसी भी संविधान में नहीं है, केवल ये इंडिया के अंदर है। 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग 9वां और अनुसूची 11वीं जोड़कर पंचायतों को मान्यता दी गई थी। अब देखो भाई, इसका भाग भी ध्यान रखना है, भाग 9 है, अनुसूची भी ध्यान रखनी है, कौन सी अनुसूची है, 11वीं अनुसूची है, और किससे संबंधित है, पंचायतों से संबंधित है। इसी प्रकार 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से भारतीय संविधान में एक नया भाग 9 का कै, वह 9 है खाली, ये 9 का कै है, और अनुसूची 12वीं है, पंचायत से रिलेटेड था, ग्राम पंचायत से रिलेटेड है 11वीं अनुसूची, और 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिकाओं से रिलेटेड है, ठीक है, को मान्यता प्रदान करती है। ये जो संशोधन अधिनियम आए थे 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन, ये आए थे 1992 में, लेकिन लागू हुए थे 1993 में, ठीक है, अगर लागू होने की बात करें तो।
सहकारी समितियां 97वें संवैधानिक संशोधन 2011 के माध्यम से सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया गया था। इस संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को बनाने के लिए मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सहकारी समितियों हेतु प्रावधान जोड़ा गया है। अनुच्छेद 43 के ख संविधान में एक नया भाग 9 का ख सहकारी समितियों के रूप में जोड़ा गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं भारत के संविधान की अनुसूचियाँ। पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची, इसमें राज्यों के नाम हैं, उनके न्यायिक क्षेत्र हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम है और उनका विवरण है। ठीक है, पहली अनुसूची में राज्यों का नाम, न्यायिक क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनका विवरण। दूसरी अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यों की विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राज्यसभा के सभापति हैं और राज्यों में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति हैं। इन सबको प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। ठीक है भाई, इन सब का ध्यान रखेंगे, किस किस के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। इनके भी नाम पूछ लेते हैं कि दूसरी अनुसूची में किसके वेतन, भत्ते, पेंशन का उल्लेख किया गया है, और 3-4 नाम दे देंगे और कोई अलग से नाम डाल देंगे उसके अंदर, और ये भी पूछ सकते हैं कौन सा इनसे रिलेटेड नहीं है। तो इसलिए ये सारे नाम आपको याद रखने जरूरी हैं। तीसरी अनुसूची, विभिन्न पदाधिकारियों जैसे केंद्रीय मंत्री, संसद के चुनाव के लिए उम्मीदवार, संसद, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के महानियंत्रक, लेखा परीक्षक, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, राज्य विधानसभा के लिए चुनाव के उम्मीदवार, राज्य विधानसभाओं के सदस्य द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। ठीक है भाई, तीसरी में क्या है? शपथ है। दूसरी में क्या थी? वेतन, भत्ते और पेंशन थी। चौथी अनुसूची, राज्यसभा में राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का विवरण किसमें है? चौथी अनुसूची के अंदर है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है। पांचवी अनुसूची के अंदर जो अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण का। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और उनके विषय के बारे में प्रावधान है। किसके? इन 4 स्टेट का नाम ध्यान रखना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और इसकी एक ट्रिक है, एटीएम में मनी नहीं है। ठीक है भाई, इसकी ट्रिक है, एटीएम में मनी नहीं है, मतलब ए से बन जाएगा असम, टी से बन जाएगा त्रिपुरा, एम से बन जाएगा मेघालय और एटीएम में से बन जाएगा भाई मिजोरम। ठीक है, एम से असम, त्रिपुरा, मिजोरम और में से मेघालय, और मनी नहीं है मतलब मणिपुर नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें मिजोरम भी है, मेघालय भी है, असम भी है और त्रिपुरा भी, और मणिपुर नाम देकर आपको कन्फ्यूजन कर देंगे एग्जाम के अंदर। इसकी ये ट्रिक है। सातवीं अनुसूची है केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का संघ सूची। 97 विषय हैं, राज्य सूची में 66 विषय हैं और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। ठीक है, इनमें केंद्र राज्यों की भी शक्तियों का बंटवारा किया गया है 7वीं अनुसूची में। 8वीं 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जबकि मूल रूप से 14 भाषाएं थी। ठीक है भाई, अब कितनी है? 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का तथा जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन का उल्लेख किया गया है 9वीं अनुसूची के अंदर। अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा ये जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है और ये संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, 29 विषय हैं इसके अंदर, और अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं, शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित है, इसमें 18 विषय हैं और यह अनुसूची 74वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। तो ये आपके बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास थी। इतने फैक्ट हैं, इतनी जीके है इनके अंदर कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। 1-2 बार क्लास सुनोगे तो आपके सब लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हमने कर लिए 2 चैप्टर डिस्कस, अगले 2-3 चैप्टर कल डिस्कस करेंगे हम, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है पीसीएस के लिए भी, और जो ईपीएफओ का एग्ज़ाम आ रहा है आपका उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं और जिनमें, और हर एग्ज़ाम में पॉलिटी पूछी जाती है, पॉलिटी के सभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और ईजी होती है सबसे ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस को हम यहाँ से ही रॉन्ग कर देते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।